लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी की एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करके आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलो इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम्हारा इस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है कि टू पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन आइडेंटिकल कंडीशंस। प्लांट ए इज प्लेस्ड इन अ रूम विद नॉर्मल एयर while plant B is placed in a room with excess carbon dioxide. Which plant will show a higher rate of photosynthesis initially and why? What will happen after a few hours? इसका मतलब दो ऐसा प्लांट्स जो सेम टाइप्स के हैं, उसके पास सेम अमाउंट का सॉइल है बोथ दोनों में और सेम वाटर डाला गया, लेकिन प्लांट ए जो है उसको ऐसा रूम में रखा गया जहाँ पर नॉर्मल एयर है और प्लांट बी को ऐसा रूम में रखा गया जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट के है। तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि प्लांट बी विल इनिशियली शो अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग फूड। इट मीन्स प्लांट बी जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमें चाहिए रॉ मटेरियल्स, एक है तो वाटर और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज़्यादा है, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होंगे। फिर यहाँ पर है कि द एक्स्ट्रा CO2 इंक्रीज द रेट एट विच ग्लूकोज इज प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज अदर फैक्टर्स लाइक लाइट एंड वाटर सफिशियंट। मतलब एक्स्ट्रा जो CO2 है वो उसको ले रहा है और ये ग्लूकोज प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। ग्लूकोज तभी प्रोड्यूस होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है, एज लॉन्ग एज अदर फैक्टर्स लाइक लाइट एंड वाटर सफिशिएंट, मतलब जब तक लाइट और वाटर सफिशिएंट है तब तक करेंगे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन मे कॉज द स्टोमेटा टू पार्शियली क्लोज। मतलब हमें पता है प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो कुछ घंटों बाद जब प्लांट्स कंटिन्यूसली वाटर को लॉस करेंगे तब ये स्टोमाटा को पार्शियली बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा? व्हेन स्टोमाटा क्लोज लेस CO2 एंटर्स द लीव सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। मतलब CO2 का इंटेक बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि स्टोमाटा तो बंद है, तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको डिक्रीज कर देगा। तो कंक्लूजन ये है कि प्लांट बी फोटोसिंथेसाइजेस फास्टर एट फर्स्ट ड्यू टू एक्सेस CO2 बट लेटर इट्स रेट डिक्रीज बिकॉज टोमेटल क्लोजर लिमिट्स CO2 इनटेक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। यहाँ पर है कि if a plant is kept in a completely dark room for 72 hours, a leaf from it is tested for starch. What will be the result and why? अगर किसी चीज़ में स्टार्च हो और उसके अंदर अगर हम आयोडीन दें तो वो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ये है स्टार्च टेस्ट। तो एक प्लांट 3 दिन के लिए डार्क रूम में है, क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्लांट कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस सो नो न्यू स्टार्च इज फॉर्म्ड। इसका मतलब स्टार्च कब फॉर्म होती है? जब फोटोसिंथेसिस होती है और डार्क रूम में तो लाइट्स नहीं है और हमें सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होंगे, स्टार्च भी नहीं फॉर्म होंगे। तो द प्लांट्स कंटिन्यूज रेस्पिरेशन एंड यूजेस द स्टोर्ड स्टार्च टू ऑब्टेन एनर्जी। तो प्लांट के पास जो स्टार्च पहले से स्टोर्ड थे उसको ही यूज़ कर लेंगे रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म करने के लिए। लेकिन आफ्टर 72 hours most of the stored starch get exhausted making the leaves discharge। मतलब 3 दिन बाद जो भी स्टार्च थे प्लांट्स में वो यूज्ड अप हो जाएंगे और लीव्स सब सब लीव्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब द प्लांट विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन बिकॉज स्टार्च इज एब्सेंट। अगर हम एक लीफ लेकर उसमें आयोडीन ड्रॉप वाइज डालें तो वो ब्लू ब्लैक कलर में फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि उसमें तो स्टार्च ही नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि नो स्टार्च विल बी डिटेक्टेड एज फोटोसिंथेसिस स्टॉप इन डार्कनेस एंड द स्टोर्ड स्टार्च इज यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Now let's see the third question. Why do farmers prefer to grow leafy vegetables like spinach in shaded areas but cereal crops like wheat in open sunny fields? मतलब जो leafy vegetables है like spinach, cabbage, उसको एक shaded area में grow क्यों करते हैं farmers, लेकिन cereal crops like wheat, rice को बहुत धूप में grow करते हैं, क्यों? क्योंकि leafy vegetables mainly require vegetative growth which can occur well under moderate light। मतलब leafy vegetables जो है, मतलब वो spinach cabbage जो है ना, उसको बहुत कम लाइट सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, ये एक वेजिटेटिव ग्रोथ के कैरेक्टर्स हैं। और लेस वाटर लॉस, मतलब शेडेड कंडीशंस रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कीपिंग द लीफ फ्रेश एंड टेंडर।
जो शेडेड कंडीशंस है उसमें तो सनलाइट नहीं आएंगे ठीक से, तो वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देंगे। ज़्यादा सनलाइट मतलब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, इसकी वजह से लीव्स में पानी बहुत ज़्यादा रहेंगे। Wheat and other cereals require a large amount of food for grain formation. व्हीट्स राइस जो ग्रेन्स है ना उसको बहुत ज़्यादा फूड चाहिए ठीक से फॉर्म होने में, और फूड तभी मिलता है जब फोटोसिंथेसिस ठीक से होती है, और वो फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट में अच्छे से होती है। तो इसका मतलब ब्राइट सनलाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसिंग मोर फूड फॉर द ग्रेन डेवलपमेंट। तो मैंने बता ही दिया कि सनलाइट जब बहुत ज़्यादा होंगे तब वो ही फोटोसिंथेसिस रेट को इंक्रीज़ कर देंगे और फूड बहुत प्रोड्यूस होंगे। तो कंक्लूशन है कि लीफी वेजिटेबल्स ग्रो बेटर इन मॉडरेट शेड whereas cereal crops require full sunlight for maximum grain feed. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है कि a marathon runner breathes heavily even after finishing the race. What is the scientific reason for this oxygen depth? Which type of respiration produces lactic acid causing this? हमें तो ये क्वेश्चन 9 से मिल रही है। तो इसका मतलब एक मैराथन रनर है जो रेस फिनिश करने के बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ कर रही है। क्यों? तो इसका आंसर कुछ ये है कि ड्यूरिंग रनिंग मसल्स रिक्वायर मोर एनर्जी देन यूजुअल। मतलब हम जब दौड़ते हैं तब मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी, हमें खुद ही पता है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए। तो ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मसल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें तो ये पता ही है कि जब हम दौड़ते हैं ना तब हम ठीक से सांस नहीं ले सकते, और उसके कारण हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। हमारे मसल्स इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके लिए लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड विच कॉजेस मसल फैटिग। और मसल्स को जब ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलते तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म करती है जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, फैटिग होती है, मसल्स फैटिग। और यहाँ से आते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, मतलब आफ्टर द रेस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड एंड रिस्टोर नॉर्मल कंडीशंस। इसका मतलब है कि दौड़ने के बाद मैराथन रनर्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेती है, ताकि वो ऑक्सीजन जाके जहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक डाउन कर ले और पहले जैसा हो जाए, रिस्टोर इन नॉर्मल कंडीशंस। तो कंक्लूशन ये है कि हैवी ब्रीदिंग रिपेज द ऑक्सीजन डेप्थ क्रिएटेड ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो ये है क्वेश्चन 4 का आंसर। और आप देख सकते हो कि मैंने जो क्वेश्चंस का आंसर लिखा है ना उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है और एक कंक्लूशन भी दे चुकी है। तो अगर ऐसे लिखोगे तो टीचर्स आपको फुल मार्क्स देंगे ही देंगे। नो वन कैन स्टॉप द टीचर टू गिव यू द फुल मार्क्स। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डू माउंटेनर्स carry oxygen cylinders at high altitudes even though the percent of oxygen in the air is same? बिकॉज एयर प्रेशर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड्स। लेकिन फिर भी माउंटेनर्स ऑक्सीजन क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि एल्टीट्यूड्स में एयर प्रेशर कम हो जाती है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स लोअर सो लेस ऑक्सीजन एंटर्स इन द लंग्स। मतलब हायर एल्टीट्यूड्स में जो ऑक्सीजन है ना वो कम है इन कंपेयर टू द प्लेन्स। तो कम ऑक्सीजन मतलब कम ऑक्सीजन लंग्स में भी एंटर होंगे, तो ये क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन कैरीज लेस ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी बहुत कम ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज़ में ले जाएंगे। हीमोग्लोबिन के काम तो यही है ना, ऑक्सीजन को कैरी करना और टिश्यू सेल्स में ले जाना। दे प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है ना वो माउंटेनर्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं क्रिएट होते वहाँ पर। तो इसका कंक्लूशन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हेल्प माउंटेनर्स ओवरकम द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड्स। इससे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हमको किसी भी कीमत से ठीक से चाहिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। Now the next question is, if a person accidentally breathes in carbon monoxide gas, why does it prove fatal even if there is sufficient oxygen in the room? ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी अगर कोई इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड को ले ले तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लाइंड्स टू हीमोग्लोबिन मच मोर स्ट्रांगली दैन ऑक्सीजन।
स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, मतलब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आती है ऑक्सीजन के साथ तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज़ करती है। आप ये कह सकती हो कि हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। अब हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले ले तो वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे और वो बॉडी सेल में ऑक्सीजन नहीं देंगे। सो सेल्स रिसीव वेरी लिटिल ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एनर्जी प्रोडक्शन। अगर सेल में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएंगे तो एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होंगे, रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये क्या करेंगे, द ब्रेन एंड हार्ट आर अफेक्टेड फर्स्ट विच कैन बी फैटल। अगर ऑक्सीजन ठीक से ब्रेन और हार्ट में नहीं गए तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और यही है फटल के मेन रीज़न डेथ के। तो कंक्लूजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू सीवियर ऑक्सीजन डिफिशियंसी डिस्पाइट नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स इन द एयर। नाउ in a human heart, the walls of left ventricle is much thicker than the walls of right ventricle. Justify this structural difference. हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, फिर वो पूरे बॉडी में जाते हैं, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आती है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो राइट वेंट्रिकल से थिक क्यों है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल? क्योंकि द लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, मैंने अभी बताया, वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सेंड करती है और एंड ब्लड हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस सो ग्रेटर फोर्स इज़ नीडेड। और ब्लड जो है उसको पूरे शरीर में उसको जाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, सो ग्रेटर फोर्स इज़ नीडेड। और ग्रेटर फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक थिक सा वॉल, क्योंकि अगर थिन होंगे तो फट जाएंगे ना, इसलिए हमें थिक वॉल चाहिए। द थिक वॉल हेल्प्स जनरेट द रिक्वायर्ड प्रेशर, मतलब जो प्रेशर हमें चाहिए फुल बॉडी में सेंड करने के लिए वो थिक वॉल्स उसको हेल्प करते हैं जनरेट करने के लिए। एंड राइट वेंट्रिकल इट पम्प्स ब्लड ओनली टू द नियर बाई लंग्स सो लेस प्रेशर इज नीडेड। राइट वेंट्रिकल ऑक्सीजन को सिर्फ हार्ट तक ले जाती है जो बहुत पास ही होती है, इसलिए थिक वॉल ज़रूरत नहीं है। तो कंक्लूजन है कि द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ अ थिकर वॉल बिकॉज इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एट हाई प्रेशर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत हाई है, तो इसको ठीक से कर जाना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens if the valves between the atria and ventricles stop working properly? हमें पता है एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बिटवीन वल्व्स प्रेजेंट है, एक का नाम बाइकस्पिड है और एक का नाम ट्राइकस्पिड है। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे, हमें रीज़न चाहिए, क्या होंगे अगर प्रेजेंट नहीं हो तो हमें पहला रीजन्स हमें लिखना है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये जो है ना बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इस कीवर्ड को हमें ज़रूर लिखना है। ब्लड फ्लोस ब्लैक इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकल्स जब ब्लड को बॉडीज़ में सेंड करेंगे तो हो सकती है कि वो एट्रिया में बैक फ्लो होके चले जाए, ये तो एक प्रॉब्लम है। और it can also reduce pumping efficiency. Less blood reaches the arteries with each heartbeat. अगर वल्व ठीक से वर्क नहीं करे तो हो सकती है कि पंपिंग भी ठीक से ना हो, और पंपिंग अगर ठीक से नहीं होंगे तो ब्लड भी कम रीच होंगे आर्टरीज में, मतलब ईच हार्ट बीट में जो ब्लड सेंड होंगे ना वो भी कम हो जाएंगे। एंड एक्स्ट्रा वर्क फॉर द हार्ट मस्ट पंप हार्डर टू मेंटेन सर्कुलेशन। हो सकती है हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली पंप करने पड़ेंगे ये सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। बॉडी टिश्यूज रिसीव लेस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएंगे तो बॉडी टिश्यूज भी लेस ऑक्सीजन रिसीव करेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी उनको ठीक से नहीं मिलेंगे। तो कंक्लूजन है कि फॉल्टी वल्व्स रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द हार्ट। Now let's see the next question.
A person accidentally consumes a large amount of salty food. How will the nephron adjust to maintain water balance in the body? हमें नेफ्रॉन तो पता ही है जो किडनीज में रहती है और ब्लड को प्यूरिफाई करती है और ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करती है बॉडी में। इसको पता है कि कितना वाटर एक्सक्रीट करनी है बॉडी से और कितना वाटर रखना है बॉडी में। तो सॉल्टी फूड रिड्यूसेस वाटर बैलेंस इन द ब्लड बॉडी। आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं ज़्यादा नमक मत खाओ, जो ब्लड है ना वो पानी पानी हो जाएंगे। मेन रीज़न है कि ये वाटर बैलेंस बॉडी से मेंटेन नहीं करता, मतलब वाटर जो बैलेंस जो है ना बॉडी में उसको बिगाड़ देती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स मोर एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच जो हार्मोन है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है और जब सॉल्टी फूड ज़्यादा आ जाती है हमारे बॉडी में तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर लेती है। ADH increases water reabsorption in the collecting ducts of nephrons। और ADH जो है ना वो नेफ्रॉन्स जो है उसको वाटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने के लिए फोर्स करती है। तो मतलब वाटर बहुत कम लॉस्ट होते हैं और यूरिन बिकम मोर कंसनट्रेटेड। तो कंक्लूजन यहाँ पर है कि नेफ्रॉन्स कंजर्व वाटर अंडर द एक्शन ऑफ ADH टू मेंटेन द बॉडीज वाटर बैलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, let's see. If the glomerulus of a nephron gets completely blocked, will urine still be formed? Give a reason. Ultrafiltration stops. The glomerulus filters blood to form the filtrate. हमें पता है ग्लोमेरुलस का काम क्या है, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं और एक फिल्ट्रेट ब्लड को फॉर्म करते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे अगर ये तो ग्लोमेरुलस का काम है और अगर ये ग्लोमेरुलस ब्लॉक्ड हो जाए तो नो फिल्ट्रेट एंटर्स बाउमन्स कैप्सूल। तो फिर बाउमन्स कैप्सूल के अंदर कोई फिल्ट्रेट ब्लड एंटर ही नहीं होंगे अगर ये ब्लॉक हो जाए। तो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन कैन नॉट ऑकर विदाउट फिल्ट्रेट। तो अगर फिल्ट्रेट कोई एंटर नहीं हो बाउमन्स कैप्सूल में तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूबुल से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, सिक्रेशन होती है, वो भी नहीं हो पाएंगे। Now no urine formation, therefore the nephron cannot produce urine। अगर ग्लोमेरुलस ब्लॉक हो जाए तो नेफ्रॉन यूरिन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन, यूरिन इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज अनफिल्ट्रेशन कैन नॉट ऑकर इन अ ब्लॉक्ड ग्लोमेरुलस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person's pancreas stops secreting digestive juice, which major nutrients will be affected and why? Will be most affected and why? हमें पता है डाइजेशन में पैनक्रियास कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करती है। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च डिक्रीजेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पैनक्रेटिक अमाइलेज। पैनक्रेटिक अमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं वो कम हो जाएंगे। प्रोटीन डाइजेशन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन इज नॉट सीक्रेटेड। फैट डाइजेशन इज अफेक्टेड मोस्ट बिकॉज पैनक्रेटिक लिपिड इज एब्सेंट। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं वो भी नहीं होंगे, ट्रिप्सिन सीक्रेट नहीं हो तो। और बाइल ओनली एमल्सिफाइज फैट, इट डज नॉट डाइजेस्ट देम। बाइल जूस जो है ना वो सिर्फ फैट्स को एमल्सिफाइज करते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं करते। रियल डाइजेशन तो पैनक्रेटिक लिपिड्स करते हैं। तो अगर लिपिड सीक्रेट नहीं हुआ तो फैट्स भी डाइजेस्ट ठीक से नहीं होंगे। तो कंक्लूजन ये कहता है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इज अफेक्टेड बट फैट डाइजेशन इज अफेक्टेड द मोस्ट। हमें पता चल गया रीज़न। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do we get hiccups or feel discomfort when we eat too fast? हम जब बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना तब हमको होता है कि हमें हिकअप्स आ जाए। रीज़न, ईटिंग क्विकली causes air to enter the digestive tract along with food। जब हम जल्दी swallow करते हैं ना, जल्दी से खाते हैं तो हो सकता है कि एयर जो है वो फूड के साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। द स्वॉलोड एयर में इरिटेट द डायफ्राम कॉजिंग हिकअप्स। हमें पता है डायफ्राम जो है लंग्स के नीचे है हमारे डायफ्राम, तो वो डायफ्राम के वजह से ना हिकअप्स क्रिएट होते हैं। लार्ज फूड पार्टिकल्स आर स्वॉलोड विदाउट प्रॉपर च्यूइंग, स्लोइंग डाइजेशन।
और जब हम जल्दी से खाते हैं तो ठीक से च्यू नहीं करते, उसकी वजह से लार्ज फूड पार्टिकल्स स्टोमक में आ जाती है और डाइजेशन भी स्लो हो जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड में फर्मेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन कॉजिंग गैस एंड डिस्कम्फर्ट। और डिस्कम्फर्ट जो होते हैं ना, उसके रीज़न मतलब वो फूड अनडाइजेस्टेड फूड जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, ब्रेक डाउन पहले से हो जाता है। सो कंक्लूजन है कि ईटिंग टू फर्स्ट लीड्स टू swallowing एयर, पुअर डाइजेशन एंड गैस फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन हिकअप्स एंड डिस्कम्फोर्ट्स। तो यही है हमारा आंसर। तो आज इतना ही, और अगर ऐसा क्वेश्चंस और भी चाहिए, वीडियोस और भी चाहिए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।